प्यारे विद्यार्थियों, पिछले टर्म पे पिछली वीडियो में मैंने अवयवों का, चाहे वो वर्ग अवयव हो, 2x2 के वर्ग अवयव हो या 3x3 के वर्ग अवयव हो, उनका व्युत्क्रम ज्ञात करना बताया था। और ये भी बताया गया था कि अगर हम किसी अवयव का, वर्ग अवयव का सारणिक मान ज्ञात करें और वो 0 आ जाए तो उसका व्युत्क्रम संभव नहीं होता है, और तभी हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं जब उसका सारणिक मान 0 न हो। ओके, और उसके बाद उसमें हम लोगों ने गुण भी पढ़े थे कि वर्ग अवयव हो तो उसका हम कैसे सहखंड से ही इनवर्स ज्ञात किया था। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे कि उसके सहायता से अवयव विधि से समीकरणों को हल करना आज सिखाएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि पिछले वीडियो में जो 2x2 की अवयव थी उसका थोड़ा सा साफ नहीं आया था, तो हम आज एक 2x2 3x3 वाला तो साफ आया था, एक 2x2 का और छोटा सा क्वेश्चन व्युत्क्रम ज्ञात करना बता दें। ओके, एक वर्ग अवयव ले वो बता दें, उसके बाद हम अवयव विधि से समीकरणों का हल करना सिखाएंगे। उसमें भी कुछ नहीं है, आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना आता है तो अवयव विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक सलाह देंगे, सलाह नहीं कहेंगे कि अगर क्लास पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए, इससे मनोबल बढ़ता है। लाइक करिए, लाइक तो जरूर करिए, मत सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो खुशी होती है। ओके, कि हमने जो प्रयास किया हमारे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो देखा जाए, एक हम अभी बताया है कि 2x2 का एक क्वेश्चन और बताते हैं व्युत्क्रम ज्ञात करना 3x3। तो क्वेश्चन में जब हम समीकरण हल करेंगे तो क्वेश्चन में ही व्युत्क्रम ज्ञात करना 3x3 का आएगा, लेकिन 2x2 का एक क्वेश्चन और बता दें कि उसमें सहखंड ज्ञात करके सहखंड से अवयव बना लीजिए, फिर उसका परिवर्त कर लीजिए तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाता है। और एडजॉइंट ए को जब हम सारणिक ए से ए का जो ए दिया होगा अवयव उसके सारणिक मान से भाग कर देने पर हमें उसका व्युत्क्रम ज्ञात हो जाता है। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2x2 का, और उसका हम सारणिक व्युत्क्रम ज्ञात कर दें। तो जैसे हम एक 2 3 1 4 ले रहे हैं, एक अवयव 2 3 1 4 है। देखिए यहाँ पे इसके अवयव है 2 3 1 और 4। यदि ये हमें ए दिया हुआ है तब क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका सहखंड, सगुणनखंड भी उसको कहते हैं, बता चुके हैं। तो सबसे पहले ए के इस अवयव ए के सहखंड ज्ञात किया जाए कैसे, और जानते हैं कि इस स्थान के सहखंड को a11 कैपिटल में, a12 a21 a2। ओके, तो सबसे पहले अवयव ए के सहखंड, अवयव ए के अवयवों का होता है, अवयवों का या के सहखंड, सहखंडज, ये वास्तव में अवयवों के सहखंडज होते हैं। सबसे पहले इस अवयव का सहखंडज प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस स्थान होता है। तो सबसे पहले a11 बताया था, a11 इस स्थान के लिए इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस स्थान के सहखंडज को a12 कहते हैं, जो कि माइनस होता है इस स्थान का सहखंडज। ओके, तो माइनस लगा दिया, और इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, कितना आ जाएगा 1। अब इस स्थान के लिए a21 के लिए ये भी माइनस होता है, इस स्थान का सहखंडज का चिन्ह जो है माइनस होता है, इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ने पर क्या आ जाएगा 3। और हम उसके बाद a22 ज्ञात करने के लिए प्लस होता है, इसका प्लस में लगाए तो भी ठीक है, और इस स्थान की स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, कितना आ जाएगा 2। राइट, सारणिक मान हालांकि सेकंड से पहले मैंने बताया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि सारणिक मान पहले ज्ञात कर लीजिए। चलिए हमने पहले सेकंड ज्ञात कर लिया, अब क्या है पुनः हम क्या ज्ञात कर लें, वैसे इसको पहले ज्ञात करिएगा सारणिक ए का मान, ए के सारणिक मान को क्या कहेंगे 2 3 और 1 4, इसका मान ज्ञात कर लिया जाए। ये हो जाएगा आपका 8 - 3, इसका मतलब कितना आ गया 5 आ गया।
√9। ठीक है। उसके बाद कहा था कि जो सरखंडज आए हैं उनसे एक अवयव बना लीजिए और फिर उसका परिवर्त ज्ञात करने पे हमें एडजॉइंट ए मिल जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करें, अब यहाँ पे लिखेंगे कि सरखंडज से बनी अवयव, सरखंडज से बनी अवयव, सरखंडज से प्राप्त या बनी प्राप्त अवयव क्या होंगे, देखिए A11 पहले 4 पंक्तियों के लिख रहे हैं, -1 -3 और 2। इसी अवयव का जब हम परिवर्त सहखंडजों से जो अवयव बनती है उसी का परिवर्त ज्ञात करिए, मतलब जो पंक्तियों से स्तंभों में लिख दीजिए तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अतः एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 4 -1 -3 और 2। हमने क्या किया, इस अवयव का परिवर्त किया। ओके, अब हमें सूत्र लगा देना है। अतः क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ए का A इनवर्स, क्या सूत्र बताया गया था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। हम ए का सारणिक मान यहां लिख दें, 1 सारणिक ए है जो कि 5 आया था, 1/5 और एडजॉइंट ए निकला है 4 -3 -1 और 2। इस तरह से हम लोगों ने दिए गए वर्ग अवयव का जो कि 2 क्रॉस 2 का था उसका व्युत्क्रम ज्ञात करें। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और, जैसे बताया था कि आप सारणिक मान ज्ञात कीजिए और सारणिक मान का यदि सारणिक वैल्यू जो निकाले हैं सारणिक मान वो शून्य आ जाए तो हम कहते हैं कि वो अव्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर है, उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, बताया जा चुका है। ठीक है। अब हम चाहेंगे अवयव विधि से समीकरणों का हल करना बताएं। ओके, और उसमें चूंकि हमने यही कहा कि हम अभी 3x3 के वर्ग अवयव का हम अभी व्युत्क्रम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब हम अवयव विधि से समीकरणों को हल करेंगे तो उसमें 3x3 की अवयव आएगी वर्ग अवयव, उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। इसलिए देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और अवयव विधि से इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आप देख रहे हैं बुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार पूछा गया, 9 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम इसका बता रहे हैं अवयव विधि से हल करना। और ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि बहुत बार पूछे गए इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जो भी बुक है। तो अवयव विधि से चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। 2 क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे देंगे और ये तो देखिए अवयव विधि से समीकरणों को हल करना। ठीक है। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं अवयव विधि से समीकरण को, तो अवयव विधि से निम्न समीकरण से साफ लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। तो यहां से हम लिख दे रहे हैं कि दिए गए समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए, अवयव विधि से हल। ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में। ओके, 10 बार आ चुका है तो आप समझते हैं। हमें लगता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे हमारे सामने इधर हैं जो 10-10 बार पूछे जा चुके हैं, इसका मतलब यही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल 2 ही क्वेश्चन करें, आप प्रैक्टिस के लिए करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए किए जाते हैं कि हमारी टाइमिंग स्पीड अच्छी रहे। देखिए गणित के पेपर में समय बचाना ही महत्वपूर्ण होता है। आप क्वेश्चन लगा लें, एक क्वेश्चन में जिसके लिए आपको 5-7 मिनट मिलता है, 10 मिनट मिलता है, आप आधा घंटा लगा देंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। ओके, और 20-25 मिनट का पेपर छूट जाएगा आपकी लेजीनेस की वजह से, स्लो की वजह से नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है कि हम जल्दी से जल्दी फास्ट एंड एक्यूरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये ध्यान रखना। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है, x + y + z = 6। हालांकि x + y + z = 6 इसकी एक और बड़ी सरल विधि होती है जो कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं दिया, हम उस मेथड को भी बता देंगे, काटा नहीं जा सकता ये है, हम वो मेथड भी सिखा देंगे। इसको बिना a इनवर्स ज्ञात किए भी इसको समीकरण निकाय को हल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है वो a इनवर्स ज्ञात करके तब जो है समीकरण निकाय को हल किया जाता है। चलिए हम वो भी विधि बताएंगे, लेकिन पहले जो बुकों में यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो मेथड, एक ही मेथड दिया हुआ है, ठीक है,
उस मेथड से हम सॉल्व करके पहले सिखाएंगे। ओके, व्युत्क्रम ज्ञात करें। ओके, देखिए x plus y plus z is equal to 6, x minus y plus z is equal to दिया हुआ है 2, और तीसरा समीकरण इसमें दिया है 2x plus y minus z is equal to दिया हुआ है 1। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे इस दिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसको आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम आव्यूह के रूप में इसे लिखते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से 1 इसके गुणांकों को लिखते हैं। पहले गुणांक इनके लिख लीजिए, x y z के गुणांक। इसका गुणांक कितना है 1, y के साथ जो संख्या होती है गुणांक कहते हैं। इसके 1, यहाँ भी आप देख सकते हैं 1, इस जगह गुणांक है 1, इस समीकरण में है -1, इस समीकरण में है 1, यहाँ पे है 2, इस जगह गुणांक है 1, इस जगह है -1। ये गुणांकों को एक आव्यूह में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ चूंकि जो तीन वेरिएबल्स हैं, ओके, कौन कौन से, x y z, उसे देखिए x y z जो कि स्तंभ आव्यूह के रूप में, और जो इज इक्वल टू में दिया हुआ है देख लीजिए कौन कौन से 6, 2 और 1, ये भी स्तंभ के रूप में लिख लीजिए। क्या समझ में आ गया? जो भी समीकरण निकाय दिए होते हैं उनके गुणांकों को एक आव्यूह जो कि वर्गाव्यूह बनेगी, और जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x y z, चर जो हैं वो x y z हैं, उनको लिख लिया गया। इज इक्वल टू जो वैल्यू दी है 6, 2, 1 वो भी, तो ये और ये स्तंभ, राइट। अब देखिए ये इसी को बोल देते हैं, इस आव्यूह को a, इस जो x y z है उसे कैपिटल X जो कि स्तंभ आव्यूह है x y z, और इसको b कहते हैं, राइट। ये हमेशा जो यहाँ गुणांक है ये जो इज इक्वल टू वैल्यू है इसको b कहते हैं। ध्यान रखना है कि कैपिटल B ये है, कैपिटल X x y z का स्तंभ आव्यूह है, और ये गुणांकों की आव्यूह है, राइट। अब आप देखिए अगर a को इधर ले जाए, ध्यान देखिए यही फंडामेंटल है कि हम a को अगर इधर ले जाए तो इनवर्स होकर यानी x इज इक्वल टू हो जाता है a इनवर्स b, इसी को समीकरण 1। क्या ये बात समझ में आ गई? देख लीजिए यहाँ से x अगर इधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा b, पहले लिखिएगा बाद में नहीं, राइट। a इनवर्स b हो जाएगा, ओके, यही ठीक है। इसका मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि हम इस a का इनवर्स ज्ञात करना है और किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं b से, तो यहाँ जो x y z होगा तो तुलना करने पे x y z को माना जाएगा, राइट। वो तो क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा। इसका तो अब हमारे पास क्या करना है, जो a है यानी ये है, इसका क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात, राइट। और व्युत्क्रम ज्ञात करना आप सीख चुके हैं अच्छी तरह से। तो पहले हम a का इसका, अब व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें इस a का पहले स्थानिक मान, राइट, और स्थानिक मान ज्ञात करने के बाद उसका वो फैक्टर्स मतलब सहखंडज, सहखंडज से आव्यूह बना लेंगे और आव्यूह का परिवर्त कर देंगे। सहखंडजों से जो आव्यूह बनी रहेगी उसका हम क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट को स्थानिक मान से भाग कर देने पर हमें व्युत्क्रम प्राप्त होगा, यही चीज करना है। तो अब हम इस आव्यूह का क्या ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इस समीकरण एक यहाँ। तो अब हम लोग इस a का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका स्थानिक मान ज्ञात करें। a का देयरफॉर स्थानिक a का मतलब हुआ, देखिए जो स्थानिक है 1 1 1 1 -1 1 2 1 और -1, इसका स्थानिक मान आप तुरंत विस्तार कर दीजिए, अलाउड है, इसमें कोई संक्रिया करने की जरूरत नहीं होती है। प्रथम रो के सामने 1 करेंगे, देखिए एक गुणा लेंगे तो -1 का गुणा 1 हो जाएगा, और -1 इसका गुणा, जब इसका करेंगे तो -1, अब आप इसका गुणा करते हैं -1 और -2 +1 इसके साथ, और यहाँ से आप देख सकते हैं जब 1 करेंगे तो 1 हम इधर लिख दे रहे हैं, हो सकता है ना लिखे बोर्ड से, 1 * इसका, और तब ये 1 और +2 इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से +3, और यहाँ से आप देख सकते हैं +3, इसका मतलब इसका स्थानिक मान कितना आ गया, 6। ओके, 6 आ गया इसका स्थानिक। उसके बाद अब हम लोग को इस आव्यूह a के सहखंडज ज्ञात करना है, a के सहखंडज ज्ञात करना है। ओके, तो पुनः हम a के सहखंडज ज्ञात करने के लिए
ए लिखा है, यहाँ लिखे रहने दे रहे हैं हम, इसका मान 6 आ गया है साढ़े मान। अब ए के सेकंडेज, ए कितना था ये अभी है, पुनः फिर लिख देंगे ए ये दिया हुआ है आपके पास लिखा रहेगा, हम यहाँ लिख ले रहे हैं ये साढ़े मान है। आपने साढ़े मान ज्ञात करने के बाद ए के फिर यहाँ रफ करेंगे, ये ए लिखा है, अब ए के हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सेकंडेज ज्ञात करेंगे। ओके, सेकंडेज ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं विधि बता चुके हैं, सेकंडेज कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस स्थान का a11 प्लस होता है साढ़े, इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, -1 1 1 और -1, इसका मान ज्ञात करना है 1 - 1 यानी 0। a11 a12 माइनस होता है इस प्लेस का, माइनस लगा दिया है, और इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए 1 1, यहाँ से 2 -1, स्पष्ट देखिए क्या आ जाएगा, माइनस बाहर है, -1 -2, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, उसके बाद a13 में प्लस होता है ये इस प्लेस का, इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए 1 -1 2 1, वैल्यू ज्ञात कर लीजिए 1 + 2, इसका मतलब आ गया 3। ओके, हम यहाँ लिख ले रहे हैं इसको क्योंकि रफ करके दोबारा अब दूसरी पंक्ति का निकालेंगे। यहाँ हमारे इसके आए हैं कितना, 0 आया है, 3 आया है और 3, राइट, कर लिया हमने। अब हम दूसरी पंक्ति के सेकंडेज ज्ञात करेंगे। उम्मीद करें सेकंडेज पीछे भी सीख चुके हैं, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है सेकंडेज ज्ञात करना। उसके बाद हम लोग दूसरी पंक्ति की सेकंडेज ज्ञात करें पुनः, तो सर दूसरी पंक्ति के लिए इसी के आगे आप कंटिन्यू रखेंगे, a21 ये प्लेस है, आप जानते हैं ये माइनस होता है। ओके, और इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, क्या आ जाएगा 1 1 1 -1, ये छोड़ा है -1 1 1 -1, वैल्यू निकालिए, माइनस बाहर है और -1 -1, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट है हमारा a22 निकालना है जो कि प्लस होता है इस स्थान का, इसकी पंक्ति और ये स्तंभ और पंक्ति छोड़िए 1 1 2 -1 2 -1, वैल्यू ज्ञात कर लिया जाए -1 -2 जो कि -3 आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है a23 जो कि माइनस होता है इस प्लेस के लिए, इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए 1 1 2 1 1 1 2 1, वैल्यू ज्ञात करिए, माइनस बाहर है 1 -2 इज इक्वल टू यहां से आ गया 1। ओके, ये हो गया द्वितीय पंक्ति के सेकंडेज जो कि आए 2 और -3 और 1, हम नोट कर रहे हैं कि रफ करना है इसलिए आपका कंटिन्यू रहेगा। ओके, उसके बाद हम लोग थर्ड रो के सेकंडेज ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, थर्ड रो में हो गया a31 यहाँ पे जो कि प्लस होता है साढ़े, इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे 1 1 -1 1 1 1 -1 1, तुरंत इसकी वैल्यू निकालिए 1 + 1 यानी 2 आ गया, राइट। उसके बाद a31 माइनस होता है ये स्थान, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़िए 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। क्या कहा गया है, इस स्थान का निकालने के लिए इसकी पंक्ति और इसकी स्तंभ छोड़ेंगे 1 1 1 1, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 - 1 0 आ जाएगा, 1 - 1 जो कि 0 आ गया। उसके बाद है सॉरी ये 32 था, उसके बाद a33 प्लस का होता है ये प्लेस, इसकी स्तंभ और ये पंक्ति छोड़िए 1 1 1 -1 1 -1, आपने वैल्यू निकालना है -1 जो कि आ गया -2। हमने इसके 9 अवयव थे, हम सभी के सेकंडेज ज्ञात कर चुके। अब इन सेकंडेज से क्या बना लेते हैं, एक आयु बना लेते हैं 0 और -2, ये हमारे सेकंडेज आए हैं। तो अब अगला क्या कहते हैं, सहखंडजों से बनी आयु। ओके, पंक्तियों वाइज हमने निकाला है। तो अतः सहखंडजों से बनी आयु,
देखिए सरकंडलों से बनी आयु निकाल लीजिए। देखिए क्या बनती है 0 3 3 a11 a12 a13 2 -3 1 2 0 -2 ये आ गई। इसी का परिवर्त याद कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। ओके क्या आ जाएगा एडजॉइंट अतः एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स दी थी उसका एडजॉइंट क्या ज्ञात कर रहे हैं इसका परिवर्त यानी जो पंक्तियों में लिखा है उसे स्तंभों में ज्ञात कर रहे हैं 2 -3 1 2 0 और -2। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ बन गई, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ एडजॉइंट किया। सारणी के का मान निकला था 6, इसको भाग कर दीजिए अतः A इनवर्स के लिए होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। कह चुके हैं इसे नॉट को सही नहीं पढ़ेंगे। ओके डिटरमिनेंट A सारणी के पढ़ लीजिए चाहे डिटरमिनेंट A। ओके अब डिटरमिनेंट A कितना था 1/6 6 था भाग कर दिया नीचे है और 0 2 2 3 -3 0 3 1 और -2 ये हमारा A का व्युत्क्रम ज्ञात है। ठीक है आता रहेगा समय नहीं लगता है इसमें और लॉन्ग क्वेश्चन आता है पर्याप्त समय मिलता है आपको आना चाहिए बस करना क्वेश्चंस। ये निश्चित मानिए कि जो पेपर 3 घंटे का होता है क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप पौने 3 घंटा 2.5 घंटे में क्वेश्चंस को कर सकते हैं ये समझ लीजिए। कतई ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं जो समय ज्यादा है। ठीक है ना आने की सूरत में आप लेके बैठे रहिए 6 घंटा 7 घंटा नहीं हो आ रहा है तो आप 3 घंटे से पहले पेपर 2.5 घंटे में कर ये निश्चित प्रैक्टिस रहेगी। ओके एक क्वेश्चन वहां रफ कर रहे हैं काट रहे हैं फिर दोबारा काटा एक ही क्वेश्चन पे समय बर्बाद कर दिया निश्चित है आपका पेपर छूटेगा। ओके प्रैक्टिस रहेगी वन टाइम अटेम्प्ट करिए नो नीड ऑफ रफ करने की जरूरत ही नहीं होती। देख लीजिए हम लोग का A इनवर्स आ गया। अब समीकरण 1 में A इनवर्स का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में A इनवर्स का मान रखने पर देख लीजिए समीकरण 1 में A इनवर्स का मान ज्ञात रख दिया जाए। ये A इनवर्स आया हुआ है समीकरण 1 में इसका मान रख दें। A इनवर्स का मान रखने पर आप देख लीजिए x = था A इनवर्स समीकरण 1 क्या था A इनवर्स B था A इनवर्स B। A इनवर्स का मान है 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 और -2 और B क्या था 6 2 1 6 2 1 बस मल्टीप्लाई कर दीजिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई भी सिखा चुके हैं मल्टीप्लाई करिए। x का मतलब आप जानते हैं क्या होता है अभी मैं x का मतलब हो गया x y z ये था 1/6 2 बाई कॉलम मल्टीप्लाई करिए 0 का मल्टीप्लाई 6 से 0 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 यहां आ जाइए नेक्स्ट रो क्योंकि कॉलम नहीं है 3 का मल्टीप्लाई 6 से 18 -3 का 2 से -6 और 0 का 1 से 0 नेक्स्ट रो आ जाइए 3 का मल्टीप्लाई 6 से 18 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 और -2 का मल्टीप्लाई -2 राइट। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए 1/6 यहां से 6 यहां से देखिए 12 और यहां से आप देख सकते हैं 18 ये आ गया 6 से भाग है प्रत्येक अवयव में भाग कर दीजिए। देख लीजिए हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में है x y z और इधर से 6 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 राइट। देख लीजिए यहां से भाग कर दीजिए 6 से ठीक है। आप देख सकते हैं तुलना कर दीजिए यहां से देखिए x की जगह कितना है 1 y की जगह कितना है 2 और z की जगह वैल्यू कितनी है 3। इस तरह से हम लोगों ने अवयव विधि से समीकरण को हल किया ओके और अद्वितीय हल
ये भी ध्यान रखिए कि हम साड़ी के जहां निकाले थे नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो अद्वितीय हल एक ही हल संभव है। इसलिए इस तरह से हम लोगों ने समीकरण को हल कर लिया। आप अपनी बुक की एक्सरसाइज खोलिए, एक क्वेश्चन और जो मैं दे दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, जो कि वो भी 10 बार आया है, बाकी क्वेश्चंस भी आप करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तेज निकालने का। ए इनवर्स जितना तेज निकाल लेंगे उतना जल्दी समीकरण को हल कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन ये भी 10 बार आ चुका है, 2x + y + z = 1। ये आप अपने आप हल कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है इसमें एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन सी, 2x + y + z। क्वेश्चन से मतलब होता है ओके = है 1, और दूसरा है इक्वेशन x - 2y - 3z, x - 2y - 3z दिया हुआ है 2, सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन नोट कर दिया। हाँ, 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z दिया है 1, सही है। और तीसरा इसमें इक्वेशन दिया है 3x + 2y, 3x + 2y। इक्वेशन हम इसमें दे रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है कि कई बार आया हुआ है 4z = 5, ये आया है। ओके, तो इसे आप हल करेंगे, राइट। इसका आंसर देख ले रहे हैं कितना है, 4.5। 1 - 3 2, 1 - 3 2 है, इसके हल है, ये हल है। क्योंकि आप जब हल करेंगे तो एक संदेह रहता है कि क्वेश्चन में सही किया है कि नहीं किया है, तो ये है इसमें। ओके, इसका सलूशन है, तो आप इसको जरूर हल कर लीजिए। क्योंकि 10 बार ये आ चुका है, जो भी है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर भी कह रहे हैं केवल इन 2 क्वेश्चंस के नहीं करना है, तो आप इन क्वेश्चंस को करिए। ओके, और हमें अगर करना चाहें तो कमेंट के द्वारा या बताइए क्या प्रॉब्लम है, प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे जो भी बताना होगा। ओके, तब तक के लिए बाय।